सहारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। कितनी आसान है घर वापसी। आज हम बात कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों की। 7 सितंबर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक वेबसाइट लॉन्च कर कश्मीरी पंडितों में एक उम्मीद जताई है कि 1990 के दशक से विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित अपनी संपत्ति और जमीन के लिए आवेदन करें और 15 दिन के अंदर ही उनकी जमीन पर और अचल संपत्ति से जुड़े तमाम अधिकारों की पहचान कर मुहिम को आगे बढ़ाया जाएगा। दरअसल 31 साल पहले घाटी में कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय को दूर करने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार ने यह कवायद शुरू की है। 14 सितंबर 1989 को बीजेपी के नेता टीका लाल टपलू के नृशंस हत्या के साथ ही कश्मीरी पंडितों को डराने, धमकाने और घाटी से निकालने का सिलसिला शुरू हो गया था। उनके घरों और सार्वजनिक स्थलों पर पर्चे चिपकाकर धमकी दी जाने लगी। लेकिन 19 जनवरी 1990 को वो काली रात आई जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ सुनियोजित तरीके से उत्पात शुरू हुआ और 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों को तत्काल अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इस तरह की साजिश लगातार चलती रही और दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सरकारें खामोशी से इस हैवानियत को देखती रहीं। आखिर कश्मीरी पंडित अब किस विश्वास पर घाटी में दोबारा लौटना चाहेंगे, जबकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी आतंक का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है और पिछले 2 साल में करीब 25 बीजेपी नेताओं की भी हत्या हुई है। पिछले दिनों अफगानिस्तान में बदले हुए माहौल और खाली हुए आतंकियों जिन्हें कश्मीर में उतारने को पाकिस्तान बेताब है, उनका कितना दखल फिर से घाटी में बढ़ सकता है, यह भी एक सवाल है। ऐसे में कश्मीरी पंडितों के ज़हन में बैठी असुरक्षा की भावना को कैसे दूर किया जा सकता है। बावजूद इसके कश्मीरी पंडितों के हक में सरकार की वेबसाइट का लॉन्च होना एक अच्छी पहल है और इसे आगे बढ़ाने के साथ साथ विस्थापितों को फिर से बसाने की मुहिम को तेज किया जाना चाहिए। तो आज का सवाल है हमारी इस बड़ी बहस में, कितनी आसान है घर वापसी। और आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। बीजेपी के नेता संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कश्मीरी पंडितों का रुख रखने के लिए रविंद्र पंडिता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत चर्चा की, जाहिर सी बात है हम सवाल यही कर रहे हैं कि कब होगी घर वापसी और कैसे हो सकती है यह घर वापसी। और इस चर्चा की शुरुआत हम रविंद्र पंडिता जी आप ही से करना चाहते हैं। 2014 में एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बनी। एक उम्मीद आप लोगों की थी कि जो 90 के दशक में हुआ, बाहर आपको आना पड़ा, एक बार फिर आप अपने घर पर चले जाएंगे, इन लोगों ने वादा भी किया था। पहल होती रही। धारा 370 एक बड़ा रोड़ा था, उसे भी हटा दिया गया, 2 साल उसके भी हो गए। अब एक बार फिर से पहल शुरू हुई है, वेबसाइट लॉन्च की गई है और कहा गया है कि आप उसमें अपना डिटेल्स डालिए। लेकिन कितना यकीन आप लोगों को है या आप यकीन कर पा रहे हैं अभी तक कि जो आपको वहां पर बसाने के लिए वादे किए गए या आप लोगों को कहा जाता रहा, किस स्थिति में है आज आप उस पर यकीन कर पाने में इस मुहिम पर? जी हाँ, पहले तो आपका आंकड़ा मैं सही कर दूं। आपने ओपनिंग रिमार्क्स में जैसे बोल दिया कि 1.5 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, ये फिगर गलत है। करीब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को वहाँ से भगाया गया एक नियोजित तरीके से। एक 1990 का जो सानया है, ख़ास तौर पे मैं जिक्र फिर करूँगा उस संगठन का, हिजबुल मुजाहिदीन का, जिन्होंने वहाँ पे पूरा इस्लामिक जिहाद के तरह बिल्कुल उसके तहत एक पूरे समुदाय को, जिनकी सभ्यता 5000 वर्ष से भी पुरानी है, हमारा 5097 वर्ष चल रहा है हमारे पंचांग के अनुसार, तो हम लोगों को बाहर आना पड़ा क्योंकि डर का माहौल पैदा किया गया। हमारे 700 कश्मीरी पंडितों को मारा गया
इनोसेंट किलिंग्स जिसको बोलते हैं। तो कुल मिला के देश विदेश में करीब 10 लाख कश्मीरी पंडित हैं। अब ये जो पोर्टल की आज बहस है या पोर्टल जो यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च हुई है, ऐसे पहले भी वेबसाइट्स लॉन्च हुई है। मेरा हर प्लेटफॉर्म पे ये कहना है कि सरकार की नीति बड़ी ठोस है। पहली बार देखने को लग रहा है कि कुछ करने वाले हैं, दृढ़ निश्चय से कुछ न कुछ फैसले लेने वाले हैं। अब जैसे 370 हटा, अब 370 ये खाली कागज पे ना हटे, जमीनी भी दिखे कि 370 के नताइज कुछ सामने आए। ये जो वेबसाइट्स बन गई हैं, हाँ। इससे पहले हमारी डोमिसाइल की वेबसाइट बनी, पर उसमें जितने इन्होंने कवायद रखे हैं, दाव पेच ये चाहिए वो चाहिए, उससे हमारी 1 साल से भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनी। इस तरह आयुष्मान कार्ड की बहुत ज़रूरत है, पर इस स्टेप का हमें बहुत वेलकम करना चाहिए। मैं बहुत स्वागत करता हूँ एलजी साहब का और केंद्रीय सरकार का कि 70 साल में जो गंद मची थी पूरे स्टेट में एक या दूसरी तरह से, उसको जो है साफ करा जा रहा है, सफाई अभियान जारी है। पर कश्मीरी पंडितों के साथ जब तक संगठनों के साथ बातचीत ना हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल पैकेज ये बहुत ही आवश्यक है। खाली वेबसाइट बनाने से ये नहीं होएगा कि वापसी हुई। इसीलिए मैंने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकारी आंकड़ा भी 1,87,000 दिखा रहा है रिलीफ कमिश्नर और रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट। वो कौन सा आंकड़ा है? इसीलिए मैंने कहा था कि कई बार आपका विश्वास टूटा है तो कितना यकीन कर सकते हैं यही सरकार पर या व्यवस्था के साथ। लेकिन मेरा एक आंकड़ा जो था जिसको आपने कहा, हम आपकी उस 5 लाख के आंकड़े को खारिज नहीं करते। हमने कहा उस एक रात 19 जनवरी को करीब 1.5 लाख लोग एक साथ उन लोगों को वहां से भगाया गया, हटाया गया। टोटल 4 साल 5 साल के बीच में 5 लाख के आसपास लोग वहां से पलायन किए जम्मू कश्मीर से और दूसरी जगहों पर वो गए। बहरहाल, लेकिन हम अपने दूसरे मेहमानों के पास जाएं। एक छोटा सा रिमार्क आपसे हम ये भी लेना चाहेंगे। 2 जून 1997 को जम्मू कश्मीर प्रवासी अचल संपत्ति अधिनियम 1997 बना था और इस अधिनियम ने प्रवासियों की अचल संपत्ति की संकटकालीन बिक्री पर संरक्षण, सुरक्षा और संयम प्रदान किया था। और ये जो है वेबसाइट, इसमें भी है कि इसके जरिए विस्थापित कश्मीरी पंडित अपनी अचल और सामुदायिक संपत्ति से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकेंगे। दोनों में क्या अंतर है? नहीं देखिए, उसमें कुछ हुआ था या नहीं? नहीं, एक जो बहुत जरूरी काम इसमें हुआ है, ये डिस्ट्रेस सेल एक्ट तो 1997 से ही लागू है। जितने भी हमारे डीएम्स हैं, 10 जिला है कश्मीर घाटी में, तो 10 डीएम्स जो है हमारे कस्टोडियन हैं हमारी प्रॉपर्टी के, इंक्लूडिंग टेम्पल्स एंड श्राइन्स। अब जितने भी टेम्पल एंड श्राइन्स पे एनक्रोचमेंट हुई, जितनी भी हमारी संपत्ति पे एनक्रोचमेंट हुई, बाज़ाब्ता ग्रीवेंस सेल में और कंप्लेंट लिखित में गई है, पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपने आंकड़ा अभी भी पार्लियामेंट में देखा हो कि मंत्री जी ने कैसे बोला कि 9 संपत्तियां पिछले 2 साल में हमने जो है कश्मीरी पंडितों की रिकवर करी। मामला ये है कि अधिनियम तब भी था 1997 से, पर उस पे जमीनी जो मैं फिर कह रहा हूं ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे और नीचे के स्तर पे काम कैसे होए, वो बहुत जरूरी सबसे बड़ा जरूरी है। वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो पा रहा है जमीनी लेवल पर और ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर। एक फायदा मैं 1 मिनट और लेना चाहता हूं, आधा मिनट। एक फायदा जरूर होएगा, जो एनक्रोचमेंट्स हुई है ना, वो बहुत जरूरी है कि वो एनक्रोचमेंट्स खाली कराई जाए। बाकी जो डिस्ट्रेस सेल है वो मुझे लगता है वो बड़ा कठिन है, उसका आंकड़ा जरूर बनाया जाए। डिस्ट्रेस सेल में मेरे मकान में जो जिसमें जो है टेररिस्ट आतंकवादियों ने कब्जा करा था, 20 लाख की संपत्ति उस टाइम मार्केट वैल्यू थी, 3 लाख में बिक गई। उसको कहते हैं डिस्ट्रेस सेल, कि जबरन जो है माले गनीमत समझ के उन्होंने 3 लाख में हमारी प्रॉपर्टी ले ली जबरन। अब उस तब से 5 लोगों की वो बिक्री आगे हुई है, 5 सेल डीड्स अलग अलग बन गए। तो इसमें कानूनी दाव पेच भी आ सकता है कि कानूनी पहलू भी देखना पड़ेगा कैसे होगा। पर एनक्रोचमेंट हटाना बहुत जरूरी है। हमारी गांव की जमीन है, हमारे जमींदार उनकी सब, टेम्पल्स की एनक्रोचमेंट जो सरकार ने भी एनक्रोचमेंट करी है कई टेम्पल्स पे, वो सब हटनी चाहिए। ठीक है, वो सब हटनी चाहिए। अब जरा संजय सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सर जरा ये बताइए, 7 साल लग गए इस प्रोसेस को शुरू करने में, उम्मीद 2014 में इन लोगों को हुई थी कि आप आएंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। देखिए, सच पूछिए तो टाइम बहुत कम लगा। भारत का सिरमौर कश्मीर, जम्मू कश्मीर, वहाँ 370 हटाकर आतंकवाद के तिलक को मिटाकर वहाँ राष्ट्रीय ध्वज का तिलक लगाया गया। ये एक सबसे बड़ा कर्तव्य था। उसके बाद से एक पॉलिसी डिसीजन लगातार होती रही। पहले
तो आत्मविश्वास का पैदाइश कैसे हो। जो जिन लोगों को 1990 के दशक में वहाँ से जो आप बता रहे हैं कि एक रात के अंदर 1.5 लाख हटे और तकरीबन जैसा भाई साहब बता रहे थे 5 से 6 लाख लोग हटे। अब आप समझिए जो त्राहिमाम देखकर वो हटे हैं उनके अंदर आत्मविश्वास को पुनर्जागृत करना और कश्मीर में ऐसे वातावरण का निर्माण करना कि फिर आत्मविश्वास के साथ वहाँ रह सके, ये कोई छोटा कार्य नहीं है, कठिन कार्य है। इसके लिए सरकार ने पहले ही वहाँ 6-7 ऐसे कठोर निर्णय लिए, जैसे अगर किसी के बेटी की शादी अगर कश्मीर से बाहर होती है तो उस पुरुष को नागरिकता नहीं दी जाती, उसके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाती थी, वो सब चीज़ को वापसी किया गया। हर मकान हर भवन जो सरकारी थे उसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज की व्यवस्था की गई, इस तरह से करके, और वहां बीडीसी के चुनाव करा गए। एक तरीके से माहौल को निर्माण करना और आतंकवाद को घसीटते हुए खत्म करते हुए माहौल को निर्माण करना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है। अब रही बात, जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि डोमिसाइल के लिए भी चला था, वहां डोमिसाइल के लिए में टोटल 1500-1600 फॉर्म दिल्ली में आए थे उस वक्त में, जिसमें 260 ऐसे थे जो स्पष्ट रूप से थे जिसको सरकार ने प्रमाणित करके आगे बढ़ाया। बाकी के ऊपर इंक्वायरी करके चीजें आ रही हैं। अभी एक वेबसाइट लॉन्च किया गया। वेबसाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी देखिए, इनका एक जनरेशन 31 साल में निकल गया। यकीन मानिए इनके जो आगे के जनरेशन है वो कोई बेंगलोर में, कोई गाजियाबाद में, कोई नोएडा में, सब शिफ्ट हो चुके हैं, वे वेल एस्टेब्लिश जॉब में हैं। अब उनको जब तक एक कम्युनिकेशन से नहीं जुड़ेंगे, वहाँ की आपत्तियों विपत्तियों को नहीं समझेंगे, वो दोबारा अपने परिवार को लेकर जाना और वो अर्निंग होगी कि नहीं होगी, ये एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट सरकार के पास बहुत गंभीर विषय के रूप में बनी हुई एक चुनौती है कि इनका जनरेशन तो आज बुजुर्गियत की हालत में है या बहुत गुजर चुके हैं, और जो आने वाला जनरेशन है जिसने वो त्राहिमाम नहीं देखा है, सिर्फ कहानी सुनी है, उसके मन में डर हटाकर एक विश्वास पैदा करना ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अभी जैसा भाई साहब ने कह रहे थे, अभी वेबसाइट में साफ साफ शब्दों में दिया गया है कि 1997 के बाद बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो लूट लिए गए। तो लूट लिए गए प्रॉपर्टी में तो साफ साफ पता चलता है कि इनके नाम पे खतियानी था, उनको वापस की जा सकती है। लेकिन बहुत से ऐसे कश्मीरी पंडित थे जिनको भय था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, उन्होंने अपने कम से कम दामों में इस प्रॉपर्टी को बेच करके वहां से चले आए। अब बेचने का मतलब होता है रजिस्ट्री हो जाना, म्यूटेशन हो जाना, जिसको ये अभी किसी शब्द से बोल रहे थे, दिमाग से उतर गया, तो वो म्यूटेशन हो जाना। अब अगर म्यूटेशन किया हुआ प्रॉपर्टी, दाखिल खारिज किया हुआ प्रॉपर्टी, बेची गई प्रॉपर्टी को आप अगर उठाएंगे और आतंकवाद का अफेक्टेड प्रॉपर्टी घोषित करेंगे उसको, तो आपको कहीं ना कहीं से, ये भाई साहब बैठे हैं, ये ज्यादा अच्छा बेहतर इस पर बताएंगे, जो सबसे डिस्ट्रेसफुल इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था, वहां सबसे मुश्किल है कि जब दाखिल खारिज हो चुकी है, रजिस्ट्री हो चुकी है, रजिस्ट्री में अमाउंट रिफ्लेक्ट हो चुका है, तो आप सरकार के पास चुनौती है, और 80% प्रॉपर्टी इसी तरह कम दामों में अड़ोसी पड़ोसी ने रजिस्ट्री करा के सबको विदा कर दिया। तो सरकार के पास चुनौती है कि उसको कोर्ट के माध्यम से भी कैसे घोषित किया जाए कि आतंकवाद अफेक्टेड है या स्वयं बेची गई प्रॉपर्टी है, जो सरकार के पास सबसे बड़ी चैलेंज है। हाँ। इसको वेबसाइट के माध्यम से जो लोग कश्मीर नहीं आ सकते हैं, जो विदेशों में है, वो वेबसाइट के माध्यम से जुड़ेंगे, सरकार को अपनी बात कहेंगे, अपना प्रमाण रखेंगे, तो सरकार के लिए हाईकोर्ट में या जिस तरह की कानूनी विविधताएं हैं उसके ऊपर इफेक्टिव प्रयास करने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, भारत सरकार कश्मीर के मामले में बेहद ईमानदार है। कश्मीरी पंडितों के जो साथ अन्याय और अत्याचार हुआ है, भारत सरकार गिन के भारत सरकार उसके समाधान के लिए आगे प्रयासरत है और कार्यरत है, उस पर कार्य कर रही है। ठीक है चंद्रमोहन जी, अब आपको हम इस चर्चा में ला रहे हैं। रविंद्र पंडिता जी को आपने सुना, सरकार का पक्ष संजय सिंह जी ने रखा। अब ये बताइए, 1990 के बाद इस पर कोई गंभीर पहल नहीं हुई। अगर इस पर कोई गंभीर पहल होती तो फिर आज हम इस पर चर्चा नहीं करते, आज वो लोग वहां पर चले जाते और खुशी से रहते, वेल इस्टेब्लिश हो जाते, इधर उधर लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। व्यवस्था और सरकारों की कमियां रही हैं, आप लोग भी उस दौर में सरकार में रहे, इस बीच में कोई पहल गंभीरता से नहीं दिखाई दी। अब एक वेबसाइट शुरू किया है इस वर्तमान सरकार ने, और इस उम्मीद के साथ सब स्वागत कर रहे हैं इस पहल का। रविंद्र पंडिता जी भी कर रहे हैं स्वागत, संजय जी भी कह रहे हैं कि ये एक अच्छी पहल है और इससे उन लोगों की पुनर्वापसी में बहुत फायदा मिलेगा, आसान हो जाएगा। कांग्रेस का क्या स्टैंड है कश्मीरी पंडितों को लेकर और इस वेबसाइट या इस पहल को लेकर? देखिए, इसके अंदर अभी
वो सरकार को उस वेबसाइट पे रिपीट आना पड़ेगा कि वो उस वेबसाइट पे किस तरह के क्लोज और किस तरह के स्टेटस को लेना चाहती है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जो केंद्र शासित राज्य है उसको हमने 2 उसमें परिवर्तित कर दिया है। अब उसके अंदर जो कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए, जो बाहर आ गए, जो 1947 से चलते हुए देशों में अपने हमारे देश के अलग अलग राज्यों के अंदर रह रहे हैं, जैसी कि संख्या लगभग रविंद्र पंडिता जी ने बताई कि 5 लाख के करीब है। तो आज की डेट में वो हर स्टेट में अपने आप को एक प्रभुत्व की तरह स्थापित करके रुके हुए हैं। तो वहां पर उन्होंने अपना एक आइडेंटिफिकेशन बनाया हुआ है, एक अपना आई कार्ड बनाया हुआ है। तो इस जो वेबसाइट में जो मैंने अभी स्टडी कर देखा, उस वेबसाइट के अंदर सरकार ने स्पष्टता नहीं करी कि अगर कोई पुणे का रहने वाला है और कोई केरल का रहने वाला है, कोई दिल्ली का रहने वाला है, कोई पंजाब का रहने वाला है, क्या उस वेबसाइट के अंदर वो अपनी प्रमाणिकता कश्मीर के लिए दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। तो ये क्लोज ऐसे आएंगे भी, बहुत सारी चीजें आएंगी। हाँ, विषय एक स्वागत योग्य है, क्योंकि अगर हमारे देश के नागरिक का जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई सरकार निष्पक्षता के साथ और बिल्कुल साफ गोई के साथ, बिना राजनीति करे, स्पष्टीकरण के साथ करती है और इसका निवारण करती है, तो ये देश के लिए गौरवान्वित होगा, क्योंकि ये पहल अच्छी है। उसके साथ साथ सरकार जब पूर्ण राज्य के दर्जे की डिमांड है उसको भी पूर्ण करना चाहिए, ताकि उससे स्वाभाविक होने के कारण जो प्रॉब्लम राज्यपाल के अधीन आ सकती हैं वो एक चुनी हुई सरकार के अधीन नहीं आएंगी, वो इजी होकर डेवलप हो जाएंगी। क्योंकि जो वहां जाने वाले हैं, जो वहां जाना चाहते हैं, वो संचित है, डरे हुए हैं कि उसकी सुरक्षा कौन करेगा, वहां जाएंगे उसकी जीविका कौन कैसे होगा। अगर आज मान लीजिए रविंद्र पंडिता जी को बोल दिया जाए कि आप अपने परिवार को लेके, अपने संबंधी को लेके वहां चले जाइए, तो रविंद्र पंडिता जी के दिमाग में आएगा कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा, मुझे वहां पर रोजी रोटी का कौन वो देगा। तो सबसे पहले सरकार को वहां इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट करनी चाहिए, एक रोजी रोटी का जुगाड़ करना चाहिए, उद्योग धंधे की सेटल करनी चाहिए। उसी के पैटर्न के ऊपर इस वेबसाइट के अंदर उन चीजों को डाल के, जो मेरा अपना मत है, उसके थ्रू फिर हमको लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा मालिक है। इसकी मंशा पे मैं संशय करता हूं, अगर संशय इससे करता हूं, अगर ये प्रोपेगेंडा ना होता तो कश्मीर के विस्थापित पंडितों को पहले अपने साथ बिठा के इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए थी, बनिस्बत उसके कि देश के उन लोगों को जिनको आप पहले बंद कर देते हो, कई साल बंद करते हो और उन्हीं को बुला के दिल्ली में चर्चा करते हो और कश्मीर के पंडितों को बुलाते नहीं हो। तो ये एक विषय पे मेरे को संशय है सरकार की, कांग्रेस को संशय। हम संजय जी आपसे जरा करेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन दे देना चाहता हूं। जब से 5 अगस्त 2019 के बाद से हमारे जितने कश्मीर के विस्थापित पंडित थे, उसके बाद से अभी तक टोटल 76 मीटिंग्स हो चुकी हैं। और मीटिंग के अंदर क्या क्या बातचीत हुई है, कैसे कश्मीरी पंडितों ने कहा कि जो हमारी प्रॉपर्टी उनके बीच में बस रही है उसका अधीनस्थ राज्यपाल ले ले और हम सभी लोगों को एक जगह पर कहीं सुरक्षा मुहैया के साथ में आवासीय योजना दे, वो भी हमारे सुनील कौशिक जी को लाते हैं। सुनील कौशिक जी, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो बातें उठ रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हालात आज ऐसे हैं कि वो वहां पर जाएं तो उन्हें एक दूसरा माहौल मिले, क्योंकि अभी तक तो इनके सामने एक चुनौती थे पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी खेमा था। अब तो अफगानिस्तान की स्थिति के बाद एक और खेमा आ गया है। वो उसको देखते हुए ये सारी जो पहल है कश्मीरी पंडितों के लिहाज से हम करें, क्योंकि उन तालिबान का भी इंटरफेरेंस अब बढ़ रहा है। देखो आनंद जी, इतनी बड़ी बातें वहां हुई, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं वहां पे हुई, हम नहीं समझ सकते कि उनका निपटारा 1-2 साल में हो जाएगा। समय चाहिए। जब कोई विचारधारा डेवलप हो जाती है तो विचारधारा को विचारधारा से ही खत्म किया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि हम गोली मार देंगे, जेलें भर देंगे तो उससे कुछ हो जाएगा। ये तालिबान देखा है, तालिबान में देखा कि अमेरिका 20 साल में खत्म नहीं कर पाया उनकी सोच। तो सोच कैसे खत्म होगी? मुझे लगता है कि सरकार को ये गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो बच्चों में, जो युवाओं में जो सोच डेवलप वहां के आतंकवादी संगठनों ने की, उसको धीरे धीरे खत्म कर। इसीलिए हमने टॉपिक भी रखा हुआ है, कितनी आसान है घर वापसी। नहीं, बिल्कुल बहुत आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है जितना चाहे विपक्ष कुछ भी कहे, चाहे सरकार कुछ भी कहे। कम से कम मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर 10 वर्ष इसमें लग जाएंगी और 10 वर्ष के बाद मुझे लगता है कुछ माहौल बदलेगा।
2-4 साल में कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा, बिल्कुल निश्चित तौर से सारे वक्ता कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा वहां पे। जो लोग बीजेपी के समर्थक लोग हैं उनकी हत्याएं की जा रही हैं, उनके घरों पे बम फेंके जा रहे हैं। ये तो लोग बाहर से जाने वाले लोग होंगे, जहां बाहर से 30-30, 25-25 साल से लोग रह रहे हैं, जहां इनके पड़ोसी इनको पहचान नहीं पाएंगे, जहां उनसे बात नहीं ये लोग कर पाएंगे, तो उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? तो ये सरकार के सामने बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिर में व्यवस्था कैसे वहां डेवलप हो। दूसरी बात, आपने देखा होगा आनंद जी कि जब सरकार बदलने से कुछ नहीं होता, सरकार के अंडर में उसको तोड़ना पड़ेगा, सरकार को उनके गठजोड़ को खत्म करना पड़ेगा वहां की सरकार को। दूसरी बात, तमाम ऐसी योजनाएं वहां लानी पड़ेगी जहां कश्मीरी पंडितों के लिए लाभप्रद हो। वहां जाकर के वो जाकर के स्थापित होते हैं तो वो व्यवसाय कैसे स्टार्ट करेंगे, मकान कैसे वहां जाकर के बनाएंगे, आसपास की सुरक्षा का माहौल वहां कैसा रहेगा। जब तक ये चर्चाएं नहीं होगी, जब तक इस तंत्र पर सरकार काम नहीं करेगी। और वेबसाइट की जो बात है, मैं कह रहा हूं इसमें बहुत समय लेट हो गया। आप 2 साल बाद वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, इसमें समय बहुत लगा। मुझे लगता है कि 1 वर्ष आप लेट हो गए, या 1 वर्ष पहले इसको वेबसाइट को लॉन्च करते तो कुछ और आगे बढ़े होते। रहा अफगानिस्तान का जो आपने सवाल किया, मैं यह स्पष्ट कहूंगा कि निश्चित तौर से भारत सरकार यहां फेल हुई है। भारत सरकार की जो राजनीति कूटनीतिक यहां फेल हुई है। आज हमारे साथ रसिया जैसा दोस्त हमारे साथ खड़ा नहीं है। आज रसिया, पाकिस्तान, चाइना का गठजोड़ बन गया। चाहे रसिया के राष्ट्रीय सलाहकार यहां आकर के कुछ भी कहे, लेकिन निश्चित तौर से ये बात मानिए कि जो गठजोड़ वहां बना है वो अमेरिका की तरफ बढ़ते कदम जो हमारे थे, जहां हर व्यक्ति चीख चीख के ये कह रहा था इस देश का कि अमेरिका पे भरोसा नहीं करना चाहिए, और भरोसा करना है तो बड़ा समझ सोच के भरोसा करना चाहिए। आप ये बताइए कि जब से ट्रंप ने कहा कि हमारे सैनिक वापस हो जाएंगे, चाइना ने सीमाओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और यह दबाव आज की स्थिति में नहीं होता तो हमारी भूमिका अफगानिस्तान में कुछ और होती। हमको इस तरीके से बांध के रख दिया कि हम फड़फड़ाती रही हमारी सरकार। इसीलिए ये एक संदेह हो रहा है, तो ये सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल, एक दौर और हम कर लेते हैं, बहुत कम समय है उसी में जल्दी से। संजय जी, जमीन तो दिला देंगे, लेकिन क्या वो काबिज हो पाएंगे दोबारा? ये सबसे बड़ा सवाल। इस पर सब चिंता जाहिर कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी कह रहे हैं कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन नीयत पर संदेह चंद्रमोहन जी भी उठा रहे हैं। देखिए, जब तक हम अर्थ उपार्जन की व्यवस्था नहीं देंगे और सुनिश्चित अर्थ उपार्जन की व्यवस्था नहीं देंगे, वहाँ पर जाके सेटलमेंट रुक नहीं सकता। मैं ऐसे 5 परिवार को जानता हूँ जिनकी पत्नियों को वहाँ पर स्कूल शिक्षिका की नौकरी मिली है और वो अपने परिवार समेत वहाँ शिफ्ट हुए हैं। उनको अभी अभी स्कूल शिक्षिका, इसलिए हमें लगता है कि जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्होंने जो व्यवस्था बनाई है, अभी ये सराउंडिंग्स तैयार हो रहा है। और निश्चित अर्थ उपार्जन ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके बगैर कोई भी आदमी वहाँ पर जाके अपने आप को रखेगा, ये हमें लगता है थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है। तो सरकार अभी इसके ऊपर विशेष ध्यान दे रही है, और जो कश्मीरी पंडित वहाँ से विस्थापित हुए हैं उनके लिए विशेष आरक्षण के साथ वहाँ पर नौकरी की सुविधा मिले, जिससे वो वहाँ आ सके, वहाँ उनका व्यवहारिक जीवन चल सके। इसके लिए सरकार प्रयासरत है और यही एक रास्ता और यही एक उपाय है। ये एक रास्ता है, एक उपाय है। चंद्रमोहन जी, जल्दी से आपसे कि ये फेल्योर ही रहा कहा जा सकता है अब तक की सरकारों का, कि ऐसी स्थिति आई उस समय जब एक साथ इश्तेहार दिए गए कि आप छोड़कर कश्मीर चले जाइए, घाटी छोड़कर चले जाइए, अपनी पत्नी और अपनी बेटियों को छोड़ दीजिए और आप चले जाइए। और उस समय की सरकार, उस समय की सेना, उस समय की पुलिस, किसी ने कहीं भी कोई इंटरफेयर नहीं किया। आज हम उस स्थिति से हटने के लिए चर्चा कर रहे हैं और उस स्थिति को बहाल करने के लिए जो स्टैंड लिए जा रहे हैं सरकारों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उस पर चर्चा कर रहे हैं। फेल्योर तो था उस समय की सरकारों का, या उस दौर की जो अब तक की सरकारें रही? आनंद जी, देखिए, जिस समय किसी को कोई चीज मिली उसकी नीति पे स्पष्टता, जो मैंने फिर दोबारा वापस लेके आता हूँ, वो दौर कौन सा था जिस समय इस तरह का दौर आया था और कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हुए तो लगातार भारी तादाद पे होता? कौन की सरकार थी इस देश के अंदर? कौन सत्तारूढ़ था? किसने उन अलगाववादियों के साथ मिलकर सेंटर के अंदर नीतियां बनाई थी? पहला। उसके बाद फिर दोबारा से किसने उन अलगाववादियों के साथ कश्मीर के अंदर सरकार बनाई और उन्हीं को फिर दोबारा बंद कर दिया और फिर दोबारा उनसे वार्तालाप करी? संक्षिप्त बात वहीं पर आती है। आप गवर्नर के थ्रू चाहोगे कि आप बैलेंस कर लोगे और कश्मीरी पंडित को वहां विस्थापित कर वापस स्थापित कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक हम पूर्ण राज्य का दर्जा देके
वहां पर एक चुनी हुई सरकार लोगों के द्वारा नहीं चुनवा पाएंगे, तब तक ये सब असंभव है। ये सिर्फ अपनी एक मन गढ़ंत अपने आप को लेने की वो बात है। जैसे कौशिक जी ने एक बात बोली कि कूटनीतिक पे तालिबान के अंदर भारत की नीति फेल हुई, ये बात तो कांग्रेस ने भी उठाई, कांग्रेस शोर मचाती रही। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि तालिबान पर भारत की नीतियों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाली कांग्रेस अपने देश के कश्मीर के अंदर अपना निर्णय नहीं ले पाई, उसको विदेशों में भारत ने क्या निर्णय लिया इसके ऊपर कोई कमेंट करने का अधिकार नहीं है। कश्मीर को बर्बाद कर दिया गया। हम शेख अब्दुल्ला के नाम पर छुट्टियां दी गई। रविंद्र पंडित क्या बात करते हो? ये कांग्रेस ने मन का डर निकल गया है। अब वहां पर अगर आप लोगों की पुनर्वापसी होती है तो कोई डर नहीं, अब जो बसावट होगी उसमें आप वहां जाएंगे, बसेंगे। तो देखिए, एक छोटा सा कमेंट जो हम ये बहस कर रहे हैं, कुछ राजनीति की बहस कर रहे हैं, कुछ योजनाओं की बहस कर रहे हैं। बस जाना कश्मीरी पंडित ने। मेरा प्रश्न ये है हर एक सरकार से, क्या कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधियों या संगठनों से बात हुई है कि हमारे क्या मसले हैं, हमारे क्या पॉइंट्स हैं, हमने रहना है वहां पे, और हम तब रह पाएंगे जब वहां की मेजॉरिटी कम्युनिटी पे भी फर्ज आयद होता है। ये 10 या 15% जो उग्रवाद है या उसमें मुलविस हैं और ग्राउंड वर्कर्स हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो 85% ठीक भी लोग हैं, तो इस करके मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडितों के साथ बात करी जाए, हमारे क्या मसाइल हैं। 2 जनरेशंस बीत गई, किसी सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं करी, कोई मीटिंग नहीं हुई थी। अगर किसी को ये कहना है कि यहाँ मीटिंगें बहुत हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई किसी संगठन के साथ। वाक्य में संगठन लेवल पे कंक्लूड करना चाहेंगे, एक वाक्य में कंक्लूड करना चाहेंगे सुनील कौशिक जी, क्या आप कहेंगे आखिर में एक लाइन? नहीं, बिल्कुल इतना आसान नहीं है वहां कश्मीरी पंडितों को स्थापित करना। मुझे लगता है कि 1 दशक लग जाएगा वहां स्थापित करने में। तमाम मैंने सारी चीजें आपसे की, बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है, बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता है। और हाँ, और ये जो स्टेप लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको वेलकम भी किया जा रहा है। और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के दिन बहुरेंगे और फिर वो अपनी जमीन पर वापस जा पाएंगे। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और इस माहौल की सफलता की हम कामना भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बड़ी बहस में इतना ही। चलते रहिए समय के साथ। सारा अपना।